नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को पता है कि क्लास 9th की वीडियो है वो स्टार्ट हो चुकी है और मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी है क्लास 9th में। और आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे इस केमिस्ट्री सब्जेक्ट का क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। और अभी तक मैंने 2 वीडियो दिए हैं। क्लास 9th का जो हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे वो क्या था? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यही तो पढ़ रहे थे ना। और इसमें मैंने आपको कई चीज़ें बताई थी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मैंने मैटर की डेफिनेशन बता दी थी कि आखिर मैटर को हम कैसे पहचानेंगे, कि आखिर मैटर है तो उसको हम कैसे क्या कहेंगे कि भाई ये मैटर है या नहीं है। तो वो मैंने आपको क्लियर किया था कि मैटर की डेफिनेशन बताई थी, उसके एग्जाम्पल बताए थे कि किस तरह से पहचानेंगे। और हम लोग जो बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पे बात कर रहे थे, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि सॉलिड में किस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं और लिक्विड में किस तरह से होते हैं और आपके गैसेस पे किस तरीके से होते हैं, और उनके पार्टिकल्स के बीच के स्पेस की भी बात की थी। इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो था उसकी बात की थी, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसकी भी बात की थी, शेप एंड वॉल्यूम की भी बात की थी। आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज वही टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। आज 2 टॉपिक हमको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तो है ही एक टॉपिक हमारा। इसके साथ साथ अगर हो सकता है तो हम टेम्परेचर स्केल भी पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग जो देख रहे थे, पहला जो देख रहे थे सॉलिड, कि आखिर सॉलिड में क्या होता है, तो वही मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप सीधी सी बात आप ये जानिए कि सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देखते हैं अपने अराउंड। वो एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं? आइस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और क्या हो सकते हैं? सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट आपने सुना होगा। कॉमन सॉल्ट की बात कर दें, कॉमन सॉल्ट की बात कर दें तो ये भी आपका क्या है? सॉलिड ही है, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, आयरन की बात कर दें, आयरन समझते हैं ना, लोहे की बात, लोहे की बात मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सॉल्ट आ गया तो भाई शुगर भी हो जाएगी, शुगर भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? इस तरह के कई एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, वुड हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कॉपर हो सकता है। कोई मेटल मैंने बताया था ना, गोल्ड, कॉपर, वुड, तरह तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अब सॉलिड में आखिर होता गया, सॉलिड में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन द केस ऑफ सॉलिड, इन द केस ऑफ सॉलिड आप लिख सकते हैं इन द केस ऑफ सॉलिड द स्टेट ऑफ मैटर। बच्चों बता रहा हूं कि आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप सभी इन सब पॉइंट्स को नोट करते रहिए। आपको वहां नोट लिखने को आएगा तो आपके साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। तो मैं यही चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें लिख लिख के। ठीक है, इन द केस ऑफ सॉलिड, इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं बताइए? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? लाइक एटम्स। ठीक, और क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, और आपके आयंस। दीज आर द पार्टिकल्स। ठीक है, इन पार्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच का जो स्पेस होता है वो काफी क्या होता है? कम होता है। ठीक है, आर वेरी क्लोज्ड, क्लोजली स्पेस, आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड। ठीक, क्लोजली स्पेस तो होते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि क्लोजली स्पेस तो हैं, या फिर ये कह लीजिए डेट इज
इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, अभी मैं सब समझाऊंगा आपको। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी लिटिल, ठीक। कैसे आप कहेंगे, मैंने आपको फिगर बताया था। फिगर में मैंने आपको क्या बताया था, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। ये बहुत ही क्लोज होते हैं, ये आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पास होगी तो उससे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप फिगर बनाएंगे। तो इन द केस ऑफ सॉलिड द स्टेट ऑफ मैटर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम, मॉलिक्यूल, आयंस आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, दैट इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज वेरी लिटिल या स्मॉल, ठीक है, बहुत ही कम होता है। ये पॉइंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो इसमें कुछ स्पेशल बात मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है। डिस्टेंस के बारे में बता दिया कि इनके पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। पार्टिकल्स की बात करता हूं अगर मैं, पार्टिकल्स इन सॉलिड, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं फिक्स होते हैं, फिक्स होते हैं। पार्टिकल इन सॉलिड फिक्स, ठीक है, फिक्स पोजीशन पे होते हैं, इन फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन पे होते हैं, बिल्कुल, ये आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है। फिक्स पोजीशन पे क्यों होते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, ठीक। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स द पार्टिकल इन सॉलिड इन फिक्स पोजीशन, फिक्स पोजीशन पे होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई। या फिर यो कह लें वेरी लिटिल फ्रीडम इन मूवमेंट, इनके मूवमेंट में भी बहुत ही, मतलब लिटिल फ्रीडम, मतलब ज़्यादा ये मूव नहीं करते, फिक्स पोजीशन पे रहते हैं, ये आप मान के चलिए। ये हो गया आपका सॉलिड के बारे में कुछ चीज़ें जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं, आप लिखेंगे, ठीक है। अब इनके हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक अगर हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ आखिर होती क्या है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। पहला, मैंने जैसे कि आप सभी को बताया कि इसका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, दोनों ही चीजें क्या होती है, शेप और वॉल्यूम उसके डेफिनेट होते हैं। डेफिनेट का मतलब निश्चित है, क्यों, वही कॉन्सेप्ट है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम है, इसमें स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स इनके बीच में, ठीक ठीक। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों, इसमें कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन ये है कि अगर हम सॉलिड की बात करते हैं और आप डेफिनेट फिक्स एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें शुगर और कॉमन सॉल्ट को, इसको हम कंसिडर्ड एज अ सॉलिड तो करते हैं, बट एक समस्या ये है कि आप सभी को पता है कि हम अपने किचन में अगर हम शुगर या कॉमन सॉल्ट को लेते हैं, उसको जिस डिब्बे में रखते हैं, जिस कंटेनर में रखते हैं, वो उसी का रूप ले लेता है। लेकिन हम लोगों ने तो पढ़ा है कि सॉलिड हैव द फिक्स डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पर हम शुगर और कॉमन सॉल्ट को एज अ कंसिडर्ड कर रहे हैं हम लोग सॉलिड, बट ये रूप तो उसी का ले रही है, तो ये लिक्विड वाली प्रॉपर्टी आ जा रही है ना। तो वही मैं बताना चाहूंगा, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हुई इसमें,
ठीक। दूसरी बात करें अगर हम इसके सॉलिड की बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूं, सॉलिड आर वेरी रिजिड या इनकम्प्रेसिबल का है, ठीक है। सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ये ठीक कि इनकम्प्रेसिबल होता है। यहां पर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई, अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं स्पंज को हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, एज अ सॉलिड। बट समस्या इसमें यह हुई कि स्पंज को जब हम उसको पुश करते हैं, मतलब दबाते हैं, तो आप सभी को पता है कि स्पंज क्या हो जाता है। स्पंज क्या होता है, वो आपका इजीली प्रेस्ड कर सकते हैं, लेकिन हम स्पंज को एक तरीके से हम कंसीडर कर रहे हैं सॉलिड। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन हुई है ना, समझ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होगी। तो यहां पर तो हम पढ़ रहे हैं सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, लेकिन स्पंज को अगर हम सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है इजीली उसमें जो, अब अच्छा है ऐसा होता क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, उसमें पोर्स होते हैं और उसमें ट्रैप्ड एयर है। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो वो जो ट्रैप्ड एयर है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है ना। तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन हुई कि सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, लेकिन स्पंज है वो आपका क्या है, इजीली कंप्रेस हो रहा है ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गई एक। तो ये कंफ्यूजन वाली चीजें आप लिख सकते हैं उसमें फॉर एग्जांपल, है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत ही डीपली पढ़ने की जरूरत है, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो कुछ ज्यादा वैसा नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, हम इजीली इसको कर ले जाएंगे। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम इन जनरल अगर हम देखें कि सॉलिड क्या होता है, तो आपको सभी को पता है कि सॉलिड हैव द हाई डेंसिटी। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक, हाई डेंसिटी, या फिर यूं कह लें हायर देन लिक्विड एंड मच हायर देन गैसेस, ठीक। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, हायर देन तो लिक्विड, लेकिन मच हायर देन गैसेस। ये चीज आप ध्यान रखिए। क्यों? वही ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पार्टिकल के बीच में, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, ठीक। ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक। अब अगला पॉइंट अगर हम लेते हैं, सॉलिड डू नॉट फ्लो, सॉलिड डू नॉट फ्लो, भैया फ्लो नहीं करता, वही ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। ये क्या है, इसके पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते हैं, इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। और यहाँ पर एक फिनोमेना होता है, वो कौन सा होता है, फिनोमेना डिफ्यूजन का नहीं होता है कि डू नॉट फॉलो द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन। क्लियर? डू नॉट फॉलो द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, इसमें डिफ्यूजन की कोई कंडीशन नहीं बनती है और ये फ्लो नहीं करते हैं, ठीक। आप पांचवी प्रॉपर्टी आप ये बता सकते हैं कि सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैसे? हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात अगर हम करते हैं, देखिए हमने क्या पढ़ा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है। ये क्या है, इसको दूर दूर करने के लिए एक हीट की जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है। तो जब बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता होगी तो उसका क्या होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। देखिए ये इतना पोर्शन था सॉलिड का,
सॉलिड का था। इसमें हम लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे। अब इतना सॉलिड के लिए काफ़ी है। करिए। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सॉलिड पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लिक्विड की ओर। जल्दी जल्दी मैं करवा दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था अभी तक। लिक्विड में देखिए क्या है। लिक्विड की अगर बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो लिक्विड में आप सभी को पता है कि लिक्विड में क्या हो सकता है। वाटर, सबसे पहला चीज वाटर, मिल्क, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक, और क्या हो सकता है, कैरोसिन ऑयल, जो भी है सारे आ जाएंगे आपके, ठीक है। पेट्रोल वेट्रोल सब आ जाएगा, ठीक है। इसी में किसमें, लिक्विड में। अब उसमें होता क्या है, सबसे पहली चीज आप बता दूं, लिक्विड के जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं। सॉलिड में आपके बहुत ही क्लोजली पैक्ड थे, इसमें आपको लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड, ठीक। उसमें क्लोजली पैक्ड थे, इसमें लूजली पैक्ड है, ठीक। अब इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें लिक्विड की, तो आप सभी को पता है कि इसका जो शेप और वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम एंड इंडेफिनिट शेप होगा, डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, ठीक। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आखिर डेफिनेट वॉल्यूम और जो इंडेफिनेट शेप की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था प्रीवियस वीडियो में, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि लिक्विड का क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, उसको जिस बर्तन में डालते हैं वो उसी का रूप धारण कर लेता है। तो यहां से हमको क्लियर हो जाता है, अगर हम किसी बॉटल में रखते हैं तो बॉटल का रूप ले लेगा, है ना, ठीक। दूसरे अगर हम इसके बारे में बात करें, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, आप सभी को पता है कि लिक्विड हैव स्लाइट कंप्रेसिबल, लिक्विड हैव स्लाइटली कंप्रेसिबल, ठीक। कंप्रेसिबल है ये, लिक्विड की बात करूं अगर, ठीक, लिक्विड अगर बात करते हैं तो ये कंप्रेसिबल है, ठीक है। और इसकी अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वेरी लो डेंसिटी कह सकते हैं, हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड्स, हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड्स, हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड्स, ठीक। सॉलिड्स इसकी डेंसिटी लो होती है, ये चीज़ आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो सॉलिड से कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली मच लोअर देन सॉलिड। क्यों, सॉलिड के जो पार्टिकल थे बहुत ही क्लोजली पैक्ड थे और लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड है, तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट होगा इन पार्टिकल्स के बीच में, और वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सॉलिड से कम होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी रही किसकी, लिक्विड की, ठीक है। और आप सभी को बता दो कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो कैसा होता है,
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात कर रहे हैं अगर, तो ये क्या होगा, मॉडरेट होगा। ठीक, और उसमें सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम था। अब बात करें अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा भैया। ठीक, मैक्सिमम होगा, या ये भी मॉडरेट होगा, ये मॉडरेट होगा। अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की उसमें बात करता हूँ सॉलिड में, जो कि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, और जब पार्टिकल पास होंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, तो वही आपकी प्रॉपर्टीज़ है मैं बता रहा हूँ लिक्विड की। ठीक है, अब चलते हैं हम गैस की ओर। गैस की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखा जाए तो आप सभी को पता है कि हम ले सकते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2। बहुत सारी ऑक्सीजन आ सकती हैं। ठीक है, ये आपके गैसेस के कुछ उदाहरण हो गए, कुछ एग्जाम्पल हो गया। बात करें अगर इसकी रेट ऑफ डिफ्यूज़न की, जो आप सभी को पता है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न मतलब फैलती है बहुत जल्दी, रेट ऑफ डिफ्यूज़न है बहुत ही हाई होगा गैस का, क्योंकि आपके किचन में अगर हल्की सी भी गैस निकलती है तो आपको ईजिली क्या होता है, पता लग जाता है, उसकी खुशबू आ जाती है ना। तो वही मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी होती है भैया, वेरी लो डेंसिटी। ठीक, वेरी लो डेंसिटी होती है। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कोहेसिव फोर्स, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स नहीं होता है। ठीक है, फ्लो कर सकते हैं फ्रीली भाई, फ्लो कर सकते हैं, इसलिए हमको महक आ जाती है वो जल्दी से। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और इसमें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका हाई होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करते हैं अगर इसमें, तो स्पेस तो आपका क्या होता है, बहुत होता है, तो मैक्सिमम हो गया। अब बात करें अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो जो पार्टिकल भैया इतने दूर दूर होंगे तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे, गैसेस के मैंने बताए, लिक्विड के बताए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें स्टार्ट होगा इसी चैप्टर में, वो आप सभी को पता है कि मुझे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है हम लोगों को, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, रुकिए, अब हमको पढ़ना है टेम्परेचर स्केल। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्परेचर स्केल होते हैं, अब वो हमको पता होने चाहिए। ठीक है, और कंपटीशन लेवल पे जाएं तो ये आपको वहाँ पर भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं हम टेम्परेचर स्केल की। टेम्परेचर स्केल में भैया 3 तरह के आपके स्केल होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक, आप सभी को पता है। ठीक, बता देता हूँ कि आखिर क्या क्या है ये। These are the temperature scale। ठीक, पहला जो आप टेम्परेचर स्केल देख रहे हैं तो इसको हम कंसीडर करते हैं केल्विन। ठीक, ये आपका होगा सेल्सियस स्केल, और ये होगा आपका फॉरेनहाइट स्केल। ठीक,
ये 3 तरह के स्केल होते हैं, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल K एंड सेल्सियस represented by degree centigrade and Fahrenheit is also represented by degree F। ठीक, बात करें अगर हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो आप सभी को बता दें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, हमारा पानी है वो बॉयल होता है। ठीक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में ले जाएं तो ये 373 केल्विन होता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 373 केल्विन। ठीक है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बात करें अगर हम इसकी फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में इसकी होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, इसको कैसे निकालते हैं अभी हम सबको बताएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, बात करें अगर हम ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, किसकी, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर में आप सभी को पता है कि ये होता है 98 डिग्री 0.6 फ़ारेनहाइट। ऐसा नहीं आप किसी डॉक्टर के पास अपना फीवर चेक कराने गए और आपको फीवर है तो आप उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बताएं, वो जो आपको जो रीडिंग देता है वो आपको फ़ारेनहाइट में देता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक, ये चीज़ क्लियर है। ठीक, इसी अगर फ़ारेनहाइट जो 98.6 फ़ारेनहाइट है, ये आपका जो कहलाएगा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाएगा अगर हम सेंटीग्रेड की बात करते हैं तो। ठीक, बात करें अगर हम केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये जो केल्विन पे जो रीडिंग देता है वो आपकी 310 केल्विन देता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, बात करते हैं, ये तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर हो गया। बात करें अगर हम रूम टेम्परेचर की, तो रूम टेम्परेचर में अगर हम बताएं आपको, तो ये जो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक, ये चीज़ क्लियर। 77 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका वो सॉरी फ़ारेनहाइट ये होता है। ठीक है, यही रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपका रूम टेम्परेचर होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर आ कहाँ से रहा है अभी हम सब बताएंगे आपको। और ये जो है 298 केल्विन पर ये रीडिंग आती है। ठीक, सेम बात करें और नीचे अगर आते हैं, बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट आप सभी को पता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ जमने लगती है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और यही अगर हम कन्वर्ट करते हैं इसको फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में यही हो जाता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कहाँ से हम लोग निकाल रहे हैं अभी हम सब आपको बताएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसकी बात करें अगर हम 273.0 केल्विन। ठीक, ये है, ये आपके कुछ टेम्परेचर स्केल थे। फर्स्ट वन इज केल्विन, सेकंड वन इज सेल्सियस एंड थर्ड वन इज फ़ारेनहाइट। आपके एग्जाम में आपसे पूछ लेता है कि कोई भी आपको एक मेजरमेंट दे दिया जाएगा कि मान लीजिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया। ठीक, 37 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, इसको कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट करना है आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो कैसे करेंगे, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला आप फार्मूला ध्यान रखिएगा, जो आपका केल्विन पर जो टेम्परेचर होता है और जो आपका सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर होता है, ये आपका होता है 273.16। ये 273.16 को हम कंसीडर अगर हम देख करते हैं तो क्या करते हैं, 273 ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, ताकि इजीली हम लोग निकाल सकें। ठीक, ये तो केल्विन और सेल्सियस स्केल का रिलेशन है। बात करें अगर हम फ़ारेनहाइट की, बात करें अगर हम फ़ारेनहाइट की और सेल्सियस की, तो इसका जो होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये आपका एक फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। देखिए अब बात करते हैं हम फ़ारेनहाइट की, देखिए सेल्सियस वाला है, इसको हमें कन्वर्ट करना है।
कन्वर्ट जब हम करेंगे तो इसका फार्मूला मैंने क्या बताया, 9/5 C प्लस 32। ठीक, अब 9/5 करते हैं, सेल्सियस की जगह हम 37 रख देते हैं और ये 32, तो ये आपका कितना बनेगा जाके देखिए, 5 प्लस 32। ठीक, यही जो आपका 66.66 आएगा, ये 32 और 66.66 में आप 32 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 6689, तो 98.6 समथिंग बनेगा, ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में है। वही चीज़ अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमने ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिया तो इट विल कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट, दैट इज़ 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, ठीक, ये आपको कन्वर्ट करने को आ सकता है। सेम एज इट इज़ अगर हम बात करते हैं इस फ्रीजिंग पॉइंट की, तो जरा हम फ्रीजिंग पॉइंट भी निकाल लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये कैसे होगा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। किस तरह से कंप्लीट करना है भाई इस क्वेश्चन को, जैसा कि मैंने आपको बताया 9/5 C प्लस 32 होता है। ठीक, 9/5 इसकी जगह 0 रख दें, जो कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये सॉल्व होके आएगा आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि ये पोर्शन आपका हो जाएगा 0। ठीक, तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट पर आपको जो रीडिंग होगी वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। ये चीज़ आपको क्लियर हुई। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये आपको कन्वर्ट करने को आती हैं। बात करते हैं, चलिए अच्छा हम यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि आपको 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दे दिया है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया है, आ गया डिस्टर्ब नहीं मिल रहा, देखिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट कर दो कैसे होगा, तो फार्मूला मैंने आपको बताया, तो TK इजकल टू TC प्लस 273। TC मतलब टेम्परेचर एट सेल्सियस और टेम्परेचर एट केल्विन। ठीक है, बात करते हैं अगर हम TK की, तो हम 37 इसकी जगह पुट कर देंगे, क्योंकि ये C है और ये भी C में ही आ रहा है आपका 273। ठीक, TK इज इक्वल टू 7 3 10, 7 3 10 11 और ये 310 डिग्री 310 केल्विन आया। वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर निकालते हैं तो ये आपका 310 केल्विन आता है। ये थे कुछ आपके क्वेश्चन जो टेम्परेचर स्केल पर मैंने बताए, और इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 1 या 2 मार्क्स में आएगा ज़रूर। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो, हम जो हमारी आएगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यहाँ पर आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए आपको बाय एंड ऑल द बेस्ट। ओके, ठीक।